नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो है ऐसे राइटिंग। आपको पता है कि 68th मेंस से ऐसे राइटिंग जो है एक नए पेपर के रूप में आया है। 300 नंबर का जो है ये पेपर है और कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में ये आपको भी पता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये नया पेपर है तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो तो यूज़ टू है ही ऐसे राइटिंग, लेकिन जो बीपीएससी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ है और बच्चे जो है काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये कहाँ से करें। GS1 GS2 तो चलो ठीक है, वो हो जाता है, लेकिन अब ऐसे कहाँ से की जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। आपको पता है ना कि अब ऐसे के लिए एक अलग से क्लासेस चल रही है, स्पेशल क्लास 10,000 15,000 रुपये लेके। तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बेचारे वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, भटक रहे हैं। तो आप सबके लिए मैंने एक नई मुहिम चालू की है। आप यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़िए मेरे साथ। ये फ्री का है, आपको कुछ पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जनरली आपको लगेगा कि भाई मैंने पैसे दिए तो बहुत अच्छा कोर्स जो है वो कराएंगे, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि जो वो कराते हैं वहाँ पे पैसे लेके और जो आप यहाँ पे फ्री का पढ़ रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, खैर वो मैं नहीं बोलूँगा, वो आप खुद बताएंगे जब हमारा ऐसे का क्लास शुरू हो जाएगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है और जब हम ऐसे आपको 2 से 3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आप उसके बाद डिफरेंस जो है खुद ही नोट करेंगे। अब आप अपना फीडबैक जो है वो खुद ही मुझे दीजिएगा। ओके, तो आज की जो क्लास है वो ऐसे राइटिंग के बारे में है कि हमने ऐसे लिखना कैसे है। दोस्तों, अब जब हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं तो मैं इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा कि ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक ऐसे होता है, फ़िलोसॉफ़िकल ऐसे होता है। ये सब चीज़ें दोस्तों आप 10वीं में नहीं पढ़ रहे, आपको ऐसे के ऊपर फिर से ऐसे लिखने को नहीं आएगा। ओके, दुनिया में किसी भी प्रकार का ऐसे आ जाए, बहुत सारे प्रकार होते हैं, किसी भी प्रकार का ऐसे आ जाए, आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ फॉर्मूला या कुछ टिप्स कह लीजिए, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये किसी भी प्रकार का अगर ऐसे आता है आपको उसको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। वो क्या टिप्स है वही मैं आज आपको इस क्लास में देने वाला हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपको टिप्स और फार्मूला जो भी आप कहिए वही दूंगा। जो हमारी ऐसे की क्लास होगी वो आपको जैसे मैंने बताया 2 या 3 दिन के बाद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसको मैंने बिल्कुल अलग रखा है, इसके साथ अटैच नहीं किया, क्योंकि वो हौच-पौच हो जाएगा, फिर आप लंबी वीडियो बन जाएगी तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, यार क्या ही बंदा पका रहा है। तो अब खैर छोड़ो, हम वो सब चीज़ जो है वो अलग से एक क्लास लेंगे। ऐसे की होगी, अलग अलग टॉपिक्स के एक क्लास आपको अलग अलग से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं ऐसे राइटिंग के बारे में कि हमने ऐसे करना कैसे है। जब हम ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे हर प्रकार के ऐसे को हम देखेंगे किस तरीके से हमको स्टार्ट करना है। लेकिन आज सिर्फ एक जनरल आउटलाइन में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आपको कभी भी अगर ऐसे मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़िए। इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि क्या ऐसे पूछा गया है, किस बारे में पूछा गया है और कितने वर्ड्स में लिखना है। जनरली जो बीपीएससी में आ रहा है 500 से 700 वर्ड्स में आपको ख़त्म करना है। आप एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट की बात करें, जिस तरीके से हम लिखते हैं, तो एक पेज पे लगभग 120 वर्ड आता है। 4 से 5 पेज जो है आपका लगेगा एक ऐसे को लिखने के लिए, और इतना ही स्पेस जो है आपको दिया जाता है जो आपकी आंसर शीट मिलती है, ठीक है। तो आपको अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि भाई 500 से 700 वर्ड्स में मुझे ख़त्म करना है। इससे 10% ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो है वो कटते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन का मतलब ये भी है कि जो भी चीज़ आपको मतलब पूछा गया है आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए। तो आप 5 से 10 मिनट तक सोचिए कि क्या उसका मीनिंग है, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आपको मिला और आप धड़ाधड़ लिखना चालू कर दिए और बीच में जाके फंस गए और ऊल जलूल चीज़ें लिख दी। उस ऐसे का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर के ऊपर और आपको इतना ख़राब नंबर दे देगा कि फिर आप भी सोचोगे यार मैंने क्या ही गलती कर दी। इसलिए सबसे पहले जब आपको ऐसे मिलेगा तो इंस्ट्रक्शंस तो आपने पढ़नी है, उसके बाद सोचना है 5 से 10 मिनट कि हमने क्या लिखना है, किस तरीके से प्रोसीड करना है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट हमने किस तरीके से करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 से 5 पेज में आपको ऐसे लिखना है। आप सभी जानते हैं ना, इंट्रो लिखना होता है, बॉडी पार्ट लिखना होता है और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम देखेंगे एक एक करके। तो आपको जस्ट एक टाइम मैनेजमेंट रखना है कि इंट्रोडक्शन जो है हमने कितनी देर में ख़त्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं, 3 ऐसे आपको 3 घंटे में ख़त्म करना है। तो एक ऐसे के लिए आपको 1 घंटा मिल रहा है, तो क्या 1 घंटे आप सिर्फ ऐसे लिख के ख़त्म करोगे? नहीं, आपको 50 मिनट में एक ऐसे लिखना है। जो लास्ट के हर 10 मिनट होने चाहिए वो रिव्यू के लिए होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपने वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स किए होते हैं, तो आपके जितने भी मिस्टेक्स होंगे एक एक नंबर करते जाएंगे।
फिर आप देख लीजिए कितना ख़राब आपके पास मार्किंग हो सकता है अगर आपने रिव्यू नहीं किया। आपने लिखा तो बहुत ही शानदार, लेकिन अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, ये तो ह्यूमन एरर है कि हम जब भी कुछ चीज़ लिखेंगे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स तो हम करते ही हैं। तो इसलिए आप 50 मिनट में कोशिश करिए कि आपका जो है एक ऐसे ख़त्म हो, 10 मिनट आपका रिव्यू का होना चाहिए। और उस 50 मिनट में आपको ये भी आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपको इंट्रोडक्शन कितनी देर में ख़त्म करनी है, बॉडी कितनी देर में ख़त्म करना है और कंक्लूजन कितनी देर में ख़त्म करना है। ओके, तो ये सब आपने करना कैसे है भाई, अचानक से ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी कैसे? तो दोस्तों ये प्रैक्टिस से आएगी। ओके, तो ये प्रैक्टिस खैर ये बात की चीज़ है, पहले हम देख लेते हैं हमने आउटलाइन कैसे तैयार करना है इस पूरी चीज़ का। तो जैसे आपके पास अगर मान लीजिए कोई टॉपिक मिलता है, जैसे वाटर के बारे में आपके पास मिल गया, तो आप वाटर के बारे में जानते हैं ना कि आपको वाटर के बारे में कुछ लिखना है या बोलना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? वाटर एज ए रिसोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ग्लेशियर पे अवेलेबल है, सरफेस पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जानकार हैं तो आपके पास ये भी पता होगा कितना परसेंट जो है वो सरफेस वाटर है, कितना परसेंट जो है ग्लेशियर या माउंटेंस में है। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। फिर वाटर के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? हमारे बॉडी का सबसे जो मेन पार्ट है वो वाटर से ही बना है ना, 70% हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी हुई है। तो वाटर का यूजेस टेक्नोलॉजी में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जैसे आपने किसी टॉपिक के बारे में सुना, आपके धीरे धीरे आपके पास ये एक एक पॉइंट आपके पास मिल रहा है। तो जो जो पॉइंट आपके पास मिल रहा है ना, जब आप स्टार्ट करते हो ऐसे लिखना, जब देन यू स्टार्ट थिंकिंग, तो इन पॉइंट्स को आप कहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, इसी को हम कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो पॉइंट्स होंगी जब आप लिखेंगे ना, तो बड़ा ही एक लॉजिकल सा आपके पास जो है लिखने का जो क्रम तैयार होगा वो बड़ा ही लॉजिकल होगा। अगर आपने इन पॉइंट्स को नहीं लिखे जो आप जानते हैं और आप रैंडम स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे, जो मेन चीज़ पूछा गया उससे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। ओके, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो लिखिए और उन सबको मिला दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ हम जब हम ट्रेनिंग करते थे, जब मैं जहाँ पे मैं काम करता था, तो मेरा यही था कि हमें कस्टमर से बात करनी होती थी। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ट्रेनिंग में दिए जाते थे, उसके ऊपर बोलना होता था। तो हमें भी यही सिखाया गया था कि अगर आप नहीं बोल पा रहे किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप सबसे पहले थिंकिंग करिए, उन पॉइंट्स को कलेक्ट करिए, देन स्टार्ट कलेक्टिंग दोज पॉइंट्स। उसके बाद वो बहुत ही ईजी हो जाता है, नॉर्मल सा होता है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। क्लियर थीसिस, क्लियर थीसिस का क्या मतलब है? जैसे दोस्तों मान लीजिए जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता होगा। थीसिस एक तरह से प्रोजेक्ट होता है जो आपको मिलता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो आप प्रोजेक्ट, आपने उसके बारे में कोई सुना भी नहीं, आपको ABCD तक नहीं मालूम, बट जब आप थीसिस करने जाते हैं तो क्या करते हैं? आप रिसर्च करते हैं ना, एनालाइज करते हैं। तो रिसर्च के प्रोसेस में क्या होगा? आप इन्वेस्टिगेट करते हैं और आप चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। जैसे ही आप चीज़ों को जानना शुरू करेंगे तो यू स्टार्ट गेनिंग नॉलेज। ओके, लिमिटेड ही रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, बट स्टिल यू आर बेटर देन what you have been before starting this thesis। एंड धीरे धीरे फिर आप क्या करेंगे? फिर रिसर्च करेंगे, फिर आपकी जो नॉलेज होगी वो अपग्रेड होती जाएगी। ओके, तो आप देखिएगा मतलब कुछ समय के बाद जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, आपकी नॉलेज जो है एक तरीके से एनहांस करके एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है। ठीक है, तो आप जो है धीरे से एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ से बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपके पास एक जानकारी आ गई है। तो ये तभी होगा ना कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग एंड राइटिंग और रिसर्च जो भी आप कह लीजिए, तो यही है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आपकी जो थीसिस होगी वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी। आपने इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है, अप्रोच करना है। और उसके बाद आता है फोकस ऑन एसेंशियल थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ पूछी गई है उसी के बारे में देखें। जैसे आपने जो भी पॉइंट्स आपने डॉट किया हुआ है आप उसी के बारे में लिखेंगे और इररेलेवेंट कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आ जाता है क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है दोस्तों, जब भी आप कोई चीज़ लैंग्वेज में, देखिए लैंग्वेज क्या होता है ना कि एक तरह से इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं सामने वाले को समझ में आ जानी चाहिए। अब मान लीजिए आप गांव में आते हैं और अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दे और गांव वाले को समझ में ही ना आए, तो वो तो आप ही को बेवकूफ़ समझेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है कि आप भले कितने बड़े विद्वान भी क्यों ना हो, तो अवॉइड करिए कि बड़े बड़े शब्द ना फेंकें, बड़ी बड़ी चीज़ें ना लिखें। क्लियर और सिंपल होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत सारी कॉपी चेक कर रहा होता है। वो मूड में भी नहीं होता कि ये सब चीज़ें जाके अपना दिमाग इस चीज़ पे खर्च करे। तो उसको मे भी शायद समझ में भी ना आए, या फिर जो आप फिलोसॉफिकल चीज़ें लिख रहे हैं वो अलग ही इंटरप्रेट कर ले गलत तरीके से। तो इसलिए मित्रों अपनी जो भाषा है वो सिंपल रखें और साफ साफ रखें, जो एक क्लियर मीनिंग जो है वो दिखाता हूँ।
नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं ना, अगर आप उसमें एविडेंस कोई हिस्टोरिकल चीज़ें लिख रहे हैं तो डेट्स वगैरह या कोटेशन वगैरह अगर आप डाल देते हैं तो वो आपके ऐसे में 4 चांद लगा देगा। एग्ज़ामिनर जो होगा वो जब पढ़ेगा इन चीज़ों को तो उसको लगेगा कि हाँ, जो जिस भी इंसान ने ये ऐसे लिखा है उसको डेप्थ नॉलेज है, उसकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डेवलप हुई है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कोटेशंस डिफरेंट राइटर्स के सुन लेते हैं, तो क्या आपको सब याद रहती है? नहीं ना। आई मीन गांधी जी की कुछ चीज़ें आपको याद रही होंगी, या फिर किसी फ़लाना राइटर ने या किसी फ़लाना फ़िलासफ़र ने कुछ बोला, आपको वो चीज़ याद रही होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत रेलेवेंट लगा आपकी लाइफ में। तो वही चीज़ अगर आप वो चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं तो आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है इससे वो डेवलप हुई है, और इन चीज़ों को लिखना चाहिए, कोटेशंस वगैरह। इसलिए हम कोटेशन के, आपको हमेशा अगर कोई बोलता होगा कोटेशंस क्यों लिखनी चाहिए, यही रेलेवेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट, इसका क्या मतलब है कि आप जब भी लिखेंगे एक पैराग्राफ जब भी लिख रहे हैं तो वो पैराग्राफ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के स्पेसिफिक होने चाहिए और उसमें कुछ ऐड ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर में लिख रहे हैं, किसी चीज़ के फेवर में लिख रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को फेवर वहीं पे लिखिए। जैसे मान लीजिए सेक्युलरिज्म आपको मिला हुआ है टॉपिक, तो आप फेवर में लिख रहे हैं तो वो फेवर में ही लिखिए, उसमें अगेंस्ट वगैरह पार्ट नहीं ऐड करिए उस पैराग्राफ में, फिर वो आप अलग से तैयार करिएगा अगेंस्ट वाला पार्ट। ओके, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके बोला है, जब हम ऐसे करेंगे जब रियल ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, खैर, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंक्लूजन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों, ये वही बात हो गई कि अगर आपने कंक्लूजन सही नहीं लिखा, 2 से 3 लाइन में आपने ख़त्म कर दिया, तो आपने वो कहावत सुनी है ना कि पूरी नदी में आपने नाव चलाया और किनारे जाकर डूब गए। ये वही चीज़ है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जब पढ़ेगा ना तो लास्ट में अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट हुआ ना, आपने भले ही फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा क्रिएट किया हो, लेकिन लास्ट इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं है ना तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ये श्योर है। तो आपका जो कंक्लूजन है वो कैसा होना चाहिए? आप आधा पेज मान के चलिए कि आपको कंक्लूजन लिखना है, आधा से भी थोड़ा सा ज़्यादा चलता है तो मान के चलिए आप कंक्लूजन लिखिए। वो एक तरह से प्रिसाइज राइटिंग जो हम लिखते हैं जैसे कोई पैराग्राफ आपको दे दिया जाए तो आप 1/3 कर देते हैं उसका, और उसकी समरी जो है अपनी भाषा में लिख देते हैं, तो वही होता है कंक्लूजन। जो आपने जितना ज्ञान आपने लिखा है अपने ऐसे में, उसको आप 1/3 करके आप लिख दीजिए वहीं पे, ठीक है, अलग भाषा में, अलग तरीके से उसको कन्वे करिए, और एक लास्ट में एक पॉजिटिव नोट दीजिए। जब हम वे फॉरवर्ड आप पढ़ते होगे ना कि क्या होना चाहिए लास्ट में, तो बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से आप उसको ख़त्म करिए, ताकि जब पढ़ने वाला हो उसके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा एक मेमोरेबल इम्पैक्ट डाल के जाए। तो इस तरीके का कंक्लूजन होना चाहिए। ओके, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप शांत दिमाग से काम रखें, फोकस्ड रहें। ओके, और फोकस रहने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो मैंने आपको बताया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये इस चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली, ऐसे आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी कहीं पे कुछ भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा कि हमने ऐसे किस तरीके से लिखना है। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फ़ीडबैक भी साथ साथ देते जाइए, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ आप देते नहीं हैं। मैं भी शायद कम लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच रही हो, बट खैर जिस दिन पहुँचेगी उस दिन बहुत सारी चीज़ें हम सुनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें। आपको जो भी लिखना है, बट बेशक ये चैनल आपके लिए हमेशा खुला है, आप बेशक अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक ऐसे जो BPSC ने ही पूछा हुआ है, हम अगली क्लास में वो ऐसे जो है वो यहाँ पे करना शुरू करेंगे। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ तो आई होप कि सभी लोग समझ जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी वाले सभी लोग, ठीक है। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।